बद्दुआ। स्क्रिप्ट, कथा एवं पटकथा डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 3। विराट चौहान सबकी बात मानकर अपने सभी बच्चों के साथ लिफ्ट के जरिए अपने फ्लैट में चला गया। उसके जाने के बाद भी सुनंदा और चंद्रा का कोसना बंद नहीं हुआ। दीप चंद्र भी गुस्से से बड़बड़ा रहा था। वहां पहुंचे सभी लोग तितर बितर हो गए। सबके जाने के बाद दीपचंद्र ने अपने बेटे नकुल को टाटा सफारी से उतारकर व्हील चेयर में बैठाकर धकेलकर अपार्टमेंट विंग के मेन गेट तक पहुंचाया। फिर चंद्रा की मदद से लकड़ी का पटरा लगाकर नकुल समेत व्हील चेयर को ग्राउंड फ्लोर के फर्श पर पहुंचाया। फिर दीपचंद्र का परिवार भी फर्स्ट फ्लोर में स्थित अपने फ्लैट में लिफ्ट के जरिए चला गया। दृश्य क्रमांक 2, स्थान चौहान बेडरूम। समय रात 1 बजे। पात्र विराट चौहान और कविता चौहान। वह एक बेहद खूबसूरत बेडरूम था। कमरे में खेल रहे दूधिया प्रकाश में रूम की साज सज्जा बहुत भली लग रही थी। वह विराट चौहान का बेडरूम था। अपने विशालकाय बेड पर तकिए के सहारे लेटा विराट टेबल लैंप की रोशनी में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। बगल में उसकी धर्म पत्नी कविता चौहान सो रही थी। विराट चौहान स्क्रिप्ट में खोया हुआ था कि तभी अचानक कमरे का प्रकाश पलक झपकते गायब हो गया। पूरे बेडरूम में घना अंधेरा व्याप्त हो गया। विराट चौहान इस पर चौंक गया। उसे अंधेरे में खौफ सा महसूस हुआ। वह सहम सा गया। वह कुछ करता या सोचता कि उससे पहले उस अंधेरे में एक प्रकाशमान शरीर झिलमिलाने लगा। वह चंद्रा थी, दीपचंद्र शाह की बेटी। इस समय उसका रूप बड़ा भयावना था। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, उनमें जैसे खून उबल रहा हो। शक्ल डरावनी हो रही थी। उसके शरीर से प्रकाश निकलकर कमरे से अंधेरे को दूर कर रहा था। वह भयानक अंदाज में विराट चौहान की तरफ झपट कर बढ़ती है, फिर उससे कुछ दूरी पर रुककर चंद्रा ने गरजदार डरावनी आवाज में कहा, विराट चौहान, तू मेरी बद्दुआ के कहर से बच नहीं सकता। तेरे 5 बच्चे मेरी बद्दुआ से अपाहिज होकर लंगड़े हो जाएंगे। मेरी बद्दुआ का असर कभी खाली नहीं जाता। मेरी बद्दुआ तेरी खुशियों को जलाकर राख कर देगी। हाँ, मेरी बद्दुआ। वह विचित्र ढंग से अट्टहास करती है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है, जो कि अपनी सामान्य लंबाई से और ज्यादा लंबा होता हुआ विराट चौहान की गर्दन से लिपटकर उसके गले को पकड़कर दबाने लगा। विराट चौहान को लगा कि उसका दम घुट जाएगा। न चाहते हुए भी उसके मुंह से घुटी घुटी चीख निकल गई। विराट चौहान चिल्लाया, उहाई, कहते हुए वह उठ बैठा और उसने अपनी आंखें खोल दी। कमरे में दूधिया प्रकाश फैला था। उसका पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। कमरे में कहीं कोई नहीं था। वह समझ गया कि वह सपना देख रहा था। उसके बगल में सो रही उसकी पत्नी कविता चौहान उसकी चीख सुनकर जाग जाती है और उठकर बैठ जाती है। पसीने में लथपथ विराट चौहान का चेहरा देखकर वह बोली, क्या हुआ विराट, तुम इस तरह चीखे क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? कविता ने अपनी साइड में टेबल पर रखे पानी से भरे ग्लास को उठाकर विराट चौहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पी लो, अच्छा महसूस होगा। शाम के झगड़े ने आपके दिमाग में असर डाला है, इसलिए ऐसा सपना देखा। अपने दिमाग से उस घटना को निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। विराट चौहान ने बिना कुछ कहे कविता के हाथ से पानी का ग्लास लेकर मुंह से लगाकर एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर खाली ग्लास को कविता को थमाते हुए बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो कविता, मगर कुछ बातें इंसान के दिमाग को झकझोर देती हैं। मुझे दीपचंद्र के बेटे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कविता चौहान ने कहा, विराट, आप नाहक दुखित हो रहे हैं। आपने जानबूझकर थोड़े ही कहा है। उन लोगों के बर्ताव से गुस्से में आपके मुंह से वह जुमला निकल गया था। विराट चौहान बोला, कविता, कुछ भी हो, चंद्रा की बद्दुआ अभी भी मेरे कानों में जहर घोल रही है। कहीं चंद्रा की बद्दुआ फलीभूत? वह आगे कुछ और कहता कि कविता ने अपनी हथेली उसके मुंह पर रख दी। कविता चौहान बोली, भूल कर भी ऐसी बातें अपने मुंह से न निकालिएगा। रोजमर्रा की तू मैं में बद्दुआएं सही होने लगें तो दुनिया खत्म हो जाएगी। फिल्म डायरेक्टर होकर भी आप ऐसी बचकानी बातों में फंस गए। विराट चौहान ने कहा, तुम ठीक कह रही हो कविता, मैं किन बातों में उलझ गया।
पर मेरे मन को शांति तभी मिलेगी जब मैं अपने परिवार के साथ शिरडी जाकर साईनाथ के दर्शन नहीं कर लेता। हम कल ही वहां जाएंगे। कविता चौहान बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जनाब, कल आपकी शूटिंग है, उसका क्या करेंगे? विराट चौहान ने कहा, कल की शूटिंग कैंसिल। मैं अभी इस बारे में अपने असिस्टेंट को फोन करके बता देता हूँ। तुम कल सुबह जल्दी उठकर तैयारी कर लेना, हम सुबह ही निकलेंगे। कविता चौहान बोली, जनाब का हुक्म सर। आंखों पर जवाब में विराट चौहान ने कुछ भी नहीं कहा। वह साइड में रखे टेबल से अपने मोबाइल सेट को उठाकर अपने असिस्टेंट का नंबर मिलाने लगा। दृश्य क्रमांक 3, स्थान शाह बेडरूम। समय रात 1:15। पात्र दीपचंद्र, सुनंदा, चंद्रा और नकुल। दीपचंद्र शाह के फ्लैट में लगी वाल क्लॉक ने रात्रि के 1:15 होने का ऐलान किया था। दीपचंद्र शाह अपने बेडरूम में अपनी पत्नी सुनंदा के साथ गहरी नींद में सोया हुआ था। दोनों बेखबरी की नींद सो रहे थे, जबकि बगल वाले बेडरूम में चंद्रा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपनी सोचों में गुम अपने बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। उससे कुछ दूरी पर दूसरे बेड पर नकुल सर ढांपे लेटा था। नकुल के अपाहिज होने के कारण उसकी तीमारदारी के लिए चंद्रा नकुल के ही बेडरूम में सोती थी। शाम की घटना चंद्रा की आंखों के सामने बार बार सजीव रूप में कौंध जाती थी। विराट चौहान का उसके पापा का गिरेबान पकड़ना और छोटे भाई नकुल को लंगड़ा कहना, फिर नकुल का रोना, ये सब बार बार उसके दिमाग को झकझोर रहे थे। वह अपनी सोचों में गुम थी कि उसके कानों ने किसी के सिसकने की आवाज सुनी। कानों की सूचना से उसका दिमाग विचारों की दुनिया से बाहर निकलकर सक्रिय हो उठा। उसने ध्यान से सिसकने पर गौर किया तो पता चला कि नकुल सिसक रहा था। वह अभी जाग रहा था और चादर ढांपे रो रहा था। नकुल को रोता देखकर चंद्रा तड़प सी उठी। वह तुरंत अपने बेड से उतरकर नकुल के पास उसके बेड पर पहुंच गई और नकुल के चेहरे से चादर हटा दी। चंद्रा ने दुलार भरे स्वर में कहा, अरे सबसे न्यारा सबसे प्यारा मेरा राजा भैया रो क्यों रहा है? कहते हुए चंद्रा नकुल के आंसुओं से तरबतर चेहरे को अपनी हथेलियों से पोंछने लगी। नकुल ने रोते हुए कहा, दीदी, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। मेरी वजह से मम्मा, पापा और आपका लोग मजाक उड़ाते हैं।